सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पर हमला अदम बर्दाश्त के इस नागवार माहौल से जुड़ा वाकया दिखाई देता है। रऊफ हसन पर एक टीवी चैनल के बाहर पार्किंग में हमला किया गया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज परेशान कुन है और पुलिस का कहना है कि उन पर ब्लेड से हमला किया गया। पीटीआई के हामी सोशल मीडिया के जरिए इस वाकये पर साजिशी मफरूजात भी फैला रहे हैं। तहकीकात शुरू होने के बावजूद पीटीआई तहकीकात की शफाफियत से गैर मुतमईन नजर आती है। इन तहफ्फुजात को दूर किया जाए और कसूरवारों को सजा मिलनी चाहिए। सियासतदानों समेत किसी भी शहरी पर इस तरह के पुरस्रार हमले, गुमशुदगियां और तशद्दुद यकीनन काबिल मजम्मत है। मुखालिफिन को निशाना बनाए जाने पर तालियां बजाने के बजाय ऐसे वाकयात के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अफसोस की बात है कि पीटीआई ने खास तौर पर सोशल मीडिया के जरिए इस जहर को फैलाने में बड़ा हिस्सा डाला है। मजीद बिगाड़ को रोकने और सियासत में तहजीब का एहसास बहाल करने के लिए तमाम ही सियासी जमातों को, खाह वो इख्तिदार में हो या अपोजिशन में, जहरीले बयानिए से परहेज करना चाहिए। सिर्फ अपने मुखालिफिन की पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाना चाहिए, ना कि उन पर और उनके खानदान पर जाती नौयत के हमले करने चाहिए। इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, सियासी तशद्दुद क्या जहनों में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जहर भरने का मंतकी नतीजा है? इफ्तिखार साहब। बिल्कुल ऐसे ही हुआ और अफसोसनाक है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा। सियासी इख्तलाफ होता है, सियासी इख्तलाफ रहेगा, क्योंकि सियासी इख्तलाफ के बग़ैर बात आगे नहीं जाती, क्योंकि थीसिस होगा तो एंटी थीसिस होगा। लेकिन थीसिस और एंटी थीसिस जो है, इसमें ब्लेडों का इस्तेमाल, चाकू का इस्तेमाल, डंडों का इस्तेमाल, अगवा का इस्तेमाल, तेज़ाब फेंकने का इस्तेमाल, गोलेलें इस्तेमाल करने का, पेट्रोल बम इस्तेमाल करने का रवैया गलत है। ये तबाही की तरफ जा रहा है और इस तबाही से बचना होगा। ये गलत हुआ जो हुआ, लेकिन फिर वही बात कि जब हम सोशल मीडिया पे काबू पाने की कोशिश करते हैं तो हमारे दोस्त कहते हैं कि आज़ादी इजहार राय पर कदगन लग रही है। ये आज़ादी जो मिली है इजहार राय की, उसी का नतीजा जो आप देख रहे हैं कि टॉलरेंस ख़त्म हो गई है। टॉलरेंस जब ख़त्म होती है तो फिर ब्लेड इस्तेमाल होता है, छुरी इस्तेमाल होती है, गोली इस्तेमाल होती है, डंडा इस्तेमाल होता है। ये नहीं होना चाहिए। मैं तो डरता हूँ। अभी तो कुछ दोस्तों ने रिहा होना है, अभी तो ग़ालिबन फिर कोई इलेक्शन मुहिम का कोई आगाज़ बगाज़ होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले कुछ सालों में। तो क्या उस सारी की सारी कैंपेन के अंदर इसी तरीके के इख्तलाफात नज़र आएंगे? ठीक, क्या इस तरीके से इजहार होगा नफ़रत का, मुखालफत का? गलत है। जो कुछ भी पीटीआई के लीडर के साथ हुआ गलत है, दुरुस्त, शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए सबको कि दूसरों की भी इज्जत है, बिल्कुल ठीक, दूसरों का भी एहतराम है, बिल्कुल सही, दूसरों का भी एक फ़लसफ़ा है, दूसरों को भी हक है कि वो उनसे इख्तलाफ करें। इनसे इख्तलाफ करने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ इख्तलाफ हो रहा है। इनसे इख्तलाफ करने का ये मतलब नहीं कि जमहूरियत के साथ इख्तलाफ हो रहा है। इसको समझे और आगे बढ़े। शहजाद साहब, पाकिस्तानी सियासी तशद्दुद का एलिमेंट नजर आता है, कभी मजहब, कभी नजरिया, कौमियत, जबान, रंग, नस्ल, और फिर इस पर पुरतशद्दुद मुजाहरे भी हमने देखे। मगर क्या गुज़िश्ता कुछ अरसे में ये ज्यादा हो गया है? ये तासुर दुरुस्त है? आयशा, हमेशा नहीं, ये पिछले चंद कुछ अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है। और मेरे ख्याल में जो पोलराइजेशन आई है सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया भर में ये पोलराइजेशन का अमल है जो सियासत में आया है। लेकिन खुसूसी तौर पर जो पाकिस्तान में पोलराइजेशन है उसका तल्लुक पीटीआई से ज़रूर है। और पीटीआई एक बड़ी हद तक इसकी कहना चाहिए कि अगर आप इल्ज़ाम देना चाहते हैं किसी को या किसी को ज़िम्मेदार ठहराना चाहते हैं, इल्ज़ाम ना भी दें, तो फिर ये पोलराइजेशन की ज़िम्मेदार पीटीआई नज़र आती है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पैनल पे इफ्तिखार साहब हैं, अबसार साहब हैं, हम सबसे सियासत बहुत ज़्यादा समझते हैं। थोड़ा सा राइट विंग पॉलिटिक्स का जो इमरजेंस है दुनिया भर में, हर जगह के अपने अपने मुहर्रिकात मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान के मुहर्रिकात राइट विंग पॉलिटिक्स के उभरने के ज्यादा मुख्तलिफ। राइट विंग सिर्फ मजहबी जमातें नहीं है, राइट विंग सोच का भी अमल है जो जिसकी वजह से पोलराइजेशन आती है। तो आइडेंटिटी कह लीजिए या एक जैसे कहते हैं कि एक सेक्टर का अलहदा अपने आप को महसूस करना, यानी
آپ ہم اشرافیہ اور عوام کی بات کر لیں یا کسی بھی شکل میں اس کو دیکھ لیں، ٹھیک۔ تو یہ اسٹڈی کرنا کہ یہ پولرائزیشن یا یہ کیا عوامل ہیں، مجھے لگتا ہے کہ معیشت کا جو ایک ناہمواری ہے، معاشی ناہمواری ہمارے اس کے معاشرے کے اندر، اس کی ضرورت ہمیں کہیں نہ کہیں پہ جھلک نظر آئے گی۔ اس کے اوپر اس لیے معیشت کا بہتر ہونا اور معیشت کا برابر تقسیم ہونا بہت لازمی ایک امر ہے۔ پھر دوسری بات، اس کی وجہ سے جو سیاست خراب ہوئی ہے، ہماری سیاست اب زیرو سم سیاست ہے۔ اب یہ یا تم نہیں یا ہم نہیں، یہ والی سیاست ہے۔ گندا فوج کا استعمال کرتے ہیں دونوں اطراف میں بولوں گا، اس لیے دونوں ہی اس کی اب جو پریکٹیشنرز ہیں وہ ان دونوں کو استعمال کر رہے ہیں، فوج کو استعمال کرتے ہیں، یا تم نہیں یا ہم نہیں۔ اور تیسری بات، طاقت، سٹیٹس اور پوزیشن، یہ تین چیزیں ایسی ہمارے ملک کے اندر انٹائٹلمنٹ دیتی ہیں کسی بھی بندے کو، جو کہتا ہے وہ جو کیا ہے محاورہ کہ میں ہی بھگوان ہوں۔ وہ ہر کوئی یہاں بھگوان ہے جس کے پاس یا طاقت ہے، یا اس کے پاس فائنینشیل طاقت ہے، یا سٹیٹس ہے، یا پوزیشن ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو انٹائٹل محسوس کرتا ہے۔ اس کا یہ ہمیں نتیجہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ابصار صاحب اور زیغم صاحب سے جانیں گے کہ کیا واقعی طاقت پوزیشن یعنی جس کی لاٹھی ایموکلاز اولڈ ایج بینیفٹ IOBI میں اضافے کی تجویز بھی زیر غور۔ ایموکلاز اولڈ ایج بینیفٹ IOBI میں اضافے کی تجویز بھی زیر غور۔ اسلام آباد، وفاقی حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال 2024 سے 25 کے وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافہ متوقع ہے، جبکہ ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن میں 10% تک اضافہ متوقع ہے۔ ایموکلاز اولڈ ایج بینیفٹ IOBI میں اضافے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ اس کے علاوہ قومی خزانے پر پنشن کا بوجھ کم کرنے کے لیے پنشن اصلاحات متعارف کروائے جانے کا بھی امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے اگلے مالی سال کے بجٹ IMF شرائط اور مہنگائی سمیت دیگر عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے، جس کے لیے صوبوں سے بھی مشاورت جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال 2024 سے 25 کے بجٹ میں حکومتوں کی جانب سے ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافے کا اعلان متوقع ہے۔ تاہم حتمی فیصلہ حکومتیں وزارت خزانہ کی سفارشات کا جائزہ لینے کے بعد کریں گی۔ اگر یہ اضافہ منظور ہوا تو جولائی 2024 سے نافذ العمل ہوگا۔